रविलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज हमारे साथ हैं नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। बहुत से प्रश्नों का उत्तर होता है और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जो उत्तर होता है वो सिर्फ जो वो व्यक्ति विशेष होता है वही दे पाता है। आज हम अपने सांसद जी से वो प्रश्न पूछेंगे जो शायद आपने इन वर्षों में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में या उसमें नहीं सुने होंगे। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। आपने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की पारी वो कहां से की और कैसे की? कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि सब पूर्व निर्धारित है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड। आदमी क्या सोचता है, कहां चले जाता है। बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा, क्योंकि मेरी परिस्थिति थी ही नहीं ऐसे। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं, मेरे दादा नहीं, मेरे नाना नहीं, कोई परिवार का नहीं, कोई भाई नहीं। और पिताजी मजदूर थे, बहुत मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाया। 6-7 हमारे पिताजी के बच्चे हुए, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ, 7वें नंबर का। तो ऐसी स्थिति में खाने को तक पैसा नहीं होता था। माताजी पिताजी सब मजदूरी करके पालते थे गांव घरों में। और अब परिस्थिति कैसे बदली मैंने, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। गड्ढे भी खोदे हैं, बेलचा भी लगाया है, दैनिक मजदूरी भी करी है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुकानें सब्जी से लेकर मेलों में मालाएं भी घुमाई हैं। राधा की माला ले लो करके। और दीपावली से पहले जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, दिए वगैरह, उस समय आज से 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। शर्माया नहीं, मैंने कहा कर्म करना चाहिए, तो आगे बढ़े। एक भाई की डेथ हो गई, दूसरे भाई आज तक गायब है मुझसे बड़े वाले। और बड़े भाई साहब अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन परिवार संभालते संभालते वो भी काफी बूढ़े हो गए हैं, 91 साल के हैं, वो बाहर रहते हैं। उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। वो बचपन में कहते थे कि तीखा पत्थर है उस पर नंगे पैर टेको। वो भी एक क्लर्क से अधिकारी बने, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आते 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 96 में जब माननीय बच्चे सिंह जी रानीखेत से सांसद के लिए चुने गए, तो ये बात आई कि कौन होगा यहाँ से विधायक। तो विपरीत परिस्थितियों वाली सीट थी, समीकरणों पर भी सीट नहीं आती है लोग कहते थे। लेकिन मैं हमेशा जाति धर्म वर्ग क्षेत्र पंथ से ऊपर रहा हूं, ये प्रभु की बड़ी कृपा रही है। बहुत सारे वाद आज पॉलिटिक्स में है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये मैदानी क्षेत्र का है, ये पहाड़ी क्षेत्र का है, ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है। ये क्षेत्रवाद भी कई जगहों पर चलता है, कई जगह जातिवाद चलता है। तो ये इन चीजों से भगवान ने मुझे पता नहीं कैसे बचाया। मैं सबका बराबर स्नेह मुझे मिलता है पूरे प्रदेश में। देश में तो मैं अभी गया हूँ, सब जगह से स्नेह तो मिलता ही है। और हर जाति धर्म वर्ग क्षेत्र पंथ के लोगों में भी बहुत अच्छा प्रेम मिलता है। मैं इसको ईश्वरी देन मानता हूँ। तो 96 में मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा चर्चा चल रही है कि शायद तुम विधायक लड़ोगे। मैंने कहा नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, मैंने तो कभी टिकट भी नहीं मांगा। मैं पेशे से वकालत कर रहा हूँ, गरीबी से निकला हूँ, लेकिन वकालत नहीं छोड़ी। जब वकालत पढ़ते थे तब भी मेस और कैंटीन का ठेका लिया। उसकी अर्नेस्ट मनी आज तक मैंने वापस इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे अपनी हदों का पता रहे। मुझे जिसे एक शब्द में औकात कहते हैं ना, मुझे अपनी औकात पता रहे, मैं कहाँ से यहाँ आया हूँ। ईश्वर ने सेवा के लिए भेजा है। तो 96 में वास्तव में तीसरे दिन मेरा नाम आ गया। 96 में पहली बार मैं रानीखेत क्षेत्र से 96 में विधायक बना। विपरीत परिस्थिति में मुझे एक केस में फंसा दिया गया था, बहुत खराब केस था। और उसमें हमारा जो मात्र संस्था है उनकी तरफ से भी, पार्टी से भी रिकमेंडेशन दिया, इसका जवाब होगा कि आपको लड़ना। सब जानते थे कि हमने कोई गलत काम कभी नहीं किया है, लेकिन फंसाया गया। बहुत बड़ी बहुमत से उस समय विपरीत परिस्थिति में मुझे जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। उसके बाद लगातार मैं जीतते रहा।
2 बार मेरी सीट खराब भी हुई, 178 वोट से। एक दूसरी बात कुछ और बहुमत से हो गई, क्योंकि मुझे दोनों पद मेरी पार्टी ने दे दिए। मैं नेता प्रतिपक्ष तो था 2012 में, और फिर उसके बाद मुझे अध्यक्ष भी बना दिया। शायद ये पहला इतिहास या दूसरा इतिहास होना चाहिए भारत का कि जो नेता प्रतिपक्ष के साथ अध्यक्ष भी रहा। और उस समय 57 सीटें इस प्रदेश में आई, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा आया। और जब हम जीत के गए उत्तर प्रदेश, और हमको मेरे को मंच पर माननीय मोदी जी ने और तत्कालीन अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने, जो आज गृह मंत्री हैं, सम्मानित भी किया। कहा कि बहुत अच्छी बात है। हमारा संख्या कम थी लेकिन प्रतिशत में तब भी हम आगे। और उसके बाद कुछ न कुछ पार्टी का काम आते रहा है। और आज ईश्वर की कृपा से मैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के लिए कह रहा था, मैं अध्यक्ष था, कि इनको ही टिकट मिलना चाहिए उस समय, क्योंकि अभी इनका स्वास्थ्य ठीक है, उपयोग करना चाहिए। लेकिन तीसरे चौथे दिन मैंने देखा तो मेरे नाम पर यहाँ से चर्चा हुई होगी, ऊपर मेरा नाम आ गया। मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वेद जी एक हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं, रियल एस्टेट का काम करते थे पहले से। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, बड़े बड़े नेता और संगठन मंत्री। पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी वहां रहना हुआ है, पूर्व के कई लोग संघ के पदाधिकारी, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था भाजपा को, संघ को। कई लोग तो वहां उनके घर में रुकना हुआ है, ऐसा ज्ञात हुआ। तो जब मैंने अपने अध्यक्ष से कहा हल्द्वानी के कि भाई आप कोई एक कहीं से एक कमरा तो लो, तो उन्होंने कहा मैं आज साकेत जी से पूछूंगा, उनके बेटे से, कि एक फ्लैट दे दें। तो उन्होंने कहा हमारी कोठी बंद है 10 साल से, पंखे भी नहीं है, सफाई भी नहीं हुई है, अगर भाई साहब रहना चाहें तो देख लें, सफाई करवा दें। मैंने कहा बिल्कुल सही है, उसमें तो इतनी डिग्निटरीज रही है हमारी देश की, वो तो सगुन वाली कोठी है, और आज तक उसमें रह रहा हूं, वो किराए तक नहीं लेते हैं। ईश्वर की अनुकंपाएं हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। किसको कब कहां प्रभु ले जाएंगे कोई नहीं जानता है। फिर कह रहा हूं, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्व निर्धारित है। इसलिए मैं सेवा भाव से काम करता हूं। कोई भी आता है, मैं सब अपने दिन भी देखता हूं, लोगों की परेशानियां समझता हूं, जितना मुझसे होता है उतना करता हूं। यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए, गलत करने के लिए, भोग विलास के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आता ही नहीं है। यहाँ जो आता है सेवा कर्म के लिए आता है। आज आप मोदी जी को देखिए, चाय बनाने वाला, चाय पिलाने वाला, चाय बेचने वाले का बेटा, पोछा लगाने वाली का बेटा, जो कहते थे, आज वो भारत में 2 बार प्रधानमंत्री बन गए भारी बहुमत से, तीसरी बार और बड़े बहुमत से बनने वाले हैं, और आज विश्व के नंबर 1 के नेताओं में है। जो पहले हमसे बात नहीं करते थे देश, आज वो हाथ मिलाना चाहते हैं। आपने देख लिया कि अभी एक राष्ट्राध्यक्ष जी ने उनके पैर छुए हैं। पहली बार आपको पता होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने 10 सालों की आर्थिक समस्या में स्वतंत्रता के बाद भारत की जम के तारीफ की, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की, कि आर्थिक स्थितियां इतनी सुधार दी और आगे आने वाले सालों में हम विश्व की नंबर 1 की शक्ति बन सकते हैं। ये पहली बार मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। मॉर्गन स्टैनली के आप बयान को सब देख लीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष ने तो कह दिया कि मोदी जी हमारे बॉस हैं। मोदी जी और बॉस, कितनी बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जिनके बारे में ऐसी बात करते थे, कहां चले गए। भारत का नाम आज कितना उठा दिया है। इसीलिए जो भाग्य में है वो होता है। राजनीति में आने का मेरा ये सफर रहा है, और लगातार ईश्वर सेवा का मौका देते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं, हंसी मजाक खूब करता हूं कार्यकर्ताओं से, और सीरियस भी उतना ही रहता हूं। ज्ञान की बात भी बताता हूं, देखो ये आज खोज हो गई है, ये फलाने ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, सिप्री ने ये कहा है। और आर्थिक संगठन है विश्व का, अमेरिकी में ये इसका मूल कार्यालय, या ये मानिए कि मूलतः अमेरिका से ही चलता है, वहीं बैठता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था, ये मानिएगा, इसने ये घोषणा करी है अभी पूरे देश में, जो कहते हैं महंगाई हो गई, अर्थव्यवस्था गिर गई, सारी चीजें हो गई, जो विपक्ष कहता है, उनको मॉर्गन स्टैनली का बयान देखना चाहिए, जिसके लिए लोग तरसते हैं। 1947 आजादी से लेकर आज तक कभी तारीफ नहीं करी हमारी, पहली बार तारीफ हुई है। आखिर कुछ तो होगा। ये मेरा राजनीतिक सफर रहा है, बहुत गरीबी से, बहुत उससे। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा कि कभी मैं
उत्संकल्पता पर नहीं आता। लोग कहते हैं यार भट्ट जी मंत्री होकर भी सीधे हो गए, मैं सीधा नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कार्यकर्ताओं के लिए, जनताओं के लिए, बहुत जनता के लिए मेरी पूछनी है, बहुत प्यार से बात करता हूं, बहुत अच्छी तरह। और जहां कोई जनता का शोषण करता है, अनावश्यक किसी को परेशान करता है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता है, मैं उसको पीछे पड़ जाता हूं। सीधे का मतलब ये थोड़ी है कि कोई लड़ाई झगड़ा, किसी को लाठी डंडे मारो। हम प्रजातंत्र में सेवा भाव से आए हैं, नियम कानून है, नियम कानून के पीछे फिर पढ़ना पड़ता है हमको जनता के खातिर, हम लगते भी हैं उसके लिए। तो भगवान ने अभी तक चला रखा, जितने दिन हमारे हाथ से सेवा करानी होगी कराएंगे, फिर उसके बाद जो कराना होगा वो करेंगे। तो ईश्वर की कृपाएं तो सब पर बनी हुई है, हर आदमी के ऊपर बनी हुई है। संघ से कब से जुड़े आप? मैं कक्षा 5 में अपने बड़े भाई के साथ जब बचपन में गया था पिथौरागढ़ में, टकाना एक जगह है, वहां शाखा लगती थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तभी से मुझे याद ये प्रार्थना होती थी। उसका बोलने का बहुत अच्छा लहजा था, तो मन में कभी कभी हम वैसे भी गुनगुनाते रहते थे बाद में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इतना अच्छा लगता था कि आदमी खो जाता था। तो उससे लगते 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 पता नहीं क्या हुआ, फिर स्थितियां बदली, फिर पिताजी खत्म हुए, भाई एक भाग गए, दूसरे भाई खत्म हुए, फिर मैं दूसरी जगह आया पढ़ने के लिए, द्वाराहाट में छोटी सी दुकान करी, फिर ये घूमना घामना हुआ, भाई साहब की प्रेरणा रही, बड़े भाई साहब ऊपर से हेल्प करते रहे। तो इस तरह से होते 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 आज मैं यहाँ आ गया हूँ भारत की संसद में, और वो भी मोदी जी की टीम में, जिनको देखकर ही शक्ति आती है। आप देखिए टेलीविजन में मोदी जी को देखेंगे, माताएं बहनें गांव के बच्चे भी कहते हैं मोदी मोदी। मैं तो ताजुब कर गया। एक छोटी बच्ची से कल रुद्रपुर में पूछा तो उन्होंने कहा मोदी जी। कौन है? मोदी जी। टेलीविजन में उनकी मां पूछ रही थी, बताइए। तो इतना लोगों के हृदय में निवास करना ये एक बड़ी भारी ताकत है। या तो आदमी अपने ईश्वर को ही मानते हैं, या जिस धर्म के हैं उनके गुरु को मानते हैं, और या फिर देखिए कितना बड़ा स्थान बनाया है। उत्तर प्रदेश के समय से आप राजनीतिक जीवन में हैं। उत्तराखंड बनने के उपरांत और आज तक आप क्या बदलाव देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा होता था उस समय, और आज जो वर्तमान में उत्तराखंड में हम लोग हैं, तो आज जो हमारा प्रदेश है, यहाँ की राजनीतिक सफर और वहां के राजनीतिक सफर में क्या अंतर रहा? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था, ठीक है, वहां का स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, कई चीजों का स्टाइल है, और उत्तराखंड उसका भाग था। कम जिले थे, अब तो हमने जिले भी यहां बढ़ाए हैं। तो उस समय यह था कि उत्तराखंड कहीं भी कोई आए, ये माना जाता था उसको एक किस्म से पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट ट्रांसफर कहते थे। उत्तराखंड डाल देंगे तुमको अगर काम नहीं करोगे, ये बात होती थी। लेकिन जो उत्तराखंड आते थे, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोगों की भाव भंगिमा, आतिथ्य सत्कार देख के फिर वो यहाँ कई लोग बस भी है। आज आप देख लीजिए देहरादून में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोग हैं। इसी तरह से नैनीताल हो गया, कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, दोनों जगह हमारे लोग आज तेजी से आ रहे हैं, और वहां पर भी काम बहुत अच्छा होता था, यहां पर भी काम बहुत अच्छा होता था होने को। लेकिन यहां क्या था कि इतना लंबा प्रदेश हो गया था, यहां तक जो विकास कार्य आता था वो कागजों में रह जाता था, उस गति से नहीं होता था। और यूपी बड़ा स्थान है, योगी जी को हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने संभाल दिया है उसको। हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे वहां राजनाथ सिंह जी भी रहे, उनसे पहले भी रहे, कल्याण सिंह जी भी रहे, बहुत कोशिशें करी, बहुत अपने अपने जमाने में सबने अच्छे काम के इतिहास बनाए कैसे करना है। लेकिन क्लाइमैक्स पर जो पहुंचे हम इस समय पहुंच गए हैं, जो एक किस्म से बहुत खराब व्यवस्था, जिससे कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं दबा के रखूंगा, और जिसको कहते हैं मसल पावर का राज जैसा हो गया था। हमारी पार्टी को अगर छोड़ दें तो अन्य पार्टी के लोग उनको सैल्यूट करते थे। सब लोगों ने हमारे वहां कुछ ना कुछ किया ही। लेकिन इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने
सही माने में राजनीति कैसे होनी चाहिए, जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जनता की संपत्ति पर किसी को अनावश्यक कब्जा नहीं करना चाहिए, जनता की लटीपटी सबकी सार्वजनिक लटीपटी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आपने उनके कारनामों से सब देख लिया, मुझे अधिक बोलना उचित नहीं है। एक जो हमारे पहले मुख्यमंत्री जी से, कल्याण सिंह जी के से चलती रही, राम प्रकाश जी आए, फिर हमारे बीच में 6 महीने कल्याण सिंह जी और मायावती जी जो आई, आप सबको पता है। राम मंदिर से लेकर कहां तक कल्याण सिंह जी के जमाने में हुआ, चलते उसी बीच को आगे बढ़ाते आज योगी जी क्लाइमैक्स पर आए हैं। कई चीजों में आज सुधार हो गया है और यहां पर भी हम अलग हुए हैं तो विकास में गति आई है, क्योंकि जो धनराशि केंद्र से मिलती थी, जो पहले यूपी में आती थी, उसका एक अंश आता था, आज पूरा इसका अंश यहां आता है। अब आप देखिएगा, अकेले मैं उधम सिंह नगर जिले की बात करूं जहां मैं बैठा हूं, 1100 करोड़ रुपए सिर्फ पेयजल के लिए आया है। हर घर में नल में जल, जितनी टंकियां बन रही हैं आज यहां, मैं उतनों में जा भी नहीं पा रहा हूं। ये मोदी जी ने दिए हैं, हम लोगों के कहने पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पर। अधिकारियों से हमने कहा, गांव वालों से प्रपोजल लीजिए, कहां पानी नहीं है सर्वे करिए। ऊपर टैंक भी लग रहा है ओवरहेड, नहीं तो ये शहरों में लगते थे पहले, गांव में लग रहे हैं और गांव में पाइपलाइन भी बिछ रही है। मैं कई जगह देखने गया, इतनी बड़ी बात है। आप देखिए बाईपास, देखिए 4000 करोड़, 5000 करोड़। अब यही देख लीजिए काशीपुर का एक और बनने वाला है, एक आप नजीबाबाद आप सीधे उतरने वाले हैं कुछ दिनों में, पीछे से रामनगर वाला फ्लाईओवर और इधर बाजपुर वाली सड़क का फ्लाईओवर। कुछ इसमें तकनीकी गड़बड़ रही है, ठेकेदार जो पहले के थे उनको हटाना रखना जो चलता है वो चल रहा है, विलंब हो रहा है लेकिन गति पकड़ रहा है। एरोमा पार्क यहां खोल दिया, कितनी बड़ी बात है। लगभग 2 दर्जन उद्योगपति देश के आगे हैं और भी फटाफट उसमें लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज पर्वतीय क्षेत्र में भी कहीं पर भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां, या 4 बेड का हॉस्पिटल है वहां भी है। यहाँ तो डीआरडीओ आर्मी का ही हमने लगाया था काशीपुर में। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां आज प्लांट नहीं होगा। तो विकास की नदियां एक तरह से पूरी तरह से यहां बह रही हैं। ये कम नहीं है, 1 लाख करोड़ रुपए के काम, लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता है, वो आ रहा है। सड़कें आज देखिए कि कितनी अच्छी हो रही हैं जगह जगह पर। उद्योगों के लिए विशेष हमने यहाँ पर जो पैकेज दिया था उनको किस तरह से आगे लाएंगे उसके लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। हमारे पास एक लंबी फेहरिस्त है, जनधन योजना से लेकर मुद्रा योजना से लेकर आपने कितने हमारे यहाँ पर हम लोगों की फैक्ट्री खोलेंगे, और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं दी हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं किस तरह चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर थोड़ी भी आदमी काम करना चाहे तो इतनी योजनाएं अपने उद्योग लगाए। लगातार हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वहां आप देखेंगे 4 धाम आज पहले जाने में लोग संकोच करते थे, डबल लेन हो गई है फर्स्ट क्लास से। जहां हम घास पकड़ के चढ़ते थे वहां अब आप रेलवे से चलेंगे, ऋषिकेश से रेल से जाएंगे, कर्णप्रयाग उससे आगे बढ़ेंगे। चारों तरफ से सड़कें आज बहुत अच्छी हो गई हैं। एनएच है, एनएचएआई है, पीएमजीएसवाई है। ये केंद्रीय योजनाएं जो हैं, हमारी योजनाएं इतनी बड़ी धनराशि आ रही है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी हम खेल का विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ स्टेडियम हो गए हैं, एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में, कहीं पर भी है। एक स्टेडियम हमारे पास काशीपुर में है, मैं आया था पिछले दिनों, 2-3 यहाँ बंद हो रहे थे, उन ब्रांचेस के लिए मैंने बात करी है, मंत्री ने आश्वासन दिया है हम बंद नहीं होने देंगे, मैंने बात करी है उनसे। अभी हम जसपुर में रेडियो का स्टेशन ला रहे हैं, पूरा आकाशवाणी आ रही है, हल्की भी नहीं, पूरी रिले सेंटर नहीं है, करीब 100-150 करोड़ रुपए उसमें खर्चा आएगा। मैं छोटी बात बता रहा हूं, अभी बड़ी बात नहीं। आवास की योजनाएं आज बड़े धड़ल्ले से हमारे यहाँ चल रही है, मुख्यमंत्री जी और हम उस दिन आए थे, वो चला रहे हैं। सारी केंद्रीय योजनाएं जितनी इस समय आ रहे हैं, चाहे टेलीफोन हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो, चाहे जनधन खाते हो, एक से एक हमारी इतनी बड़ी फेहरिस्त है। अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो इतनी लंबी है कि पढ़ते आदमी थक जाएगा। मैंने एक बनाया है कल रात, क्या क्या है करके। किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है,
कोई योजना ऐसी नहीं है। प्रधानमंत्री स्वधन योजना है, जिनको आज हम हटाने की बात कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री जी ने बसाया है। उनको कहा इनको 10,000 रुपए दो, जिसने 10,000 चुकाया 20,000 रुपए दिया कोरोना में, उन्होंने फिर चुका दिया, अपना रोजगार चलाते रहे, परिवार चलाया, आज 50,000 रुपए दे रहे हैं। तो इस तरह से इतने फायदे हो रहे हैं। धीरे 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 हमको संस्कृति के क्षेत्र में सहायता मिल रही है, पर्यटन के क्षेत्र में सहायता मिल रही है, सड़कों के क्षेत्र में सहायता मिल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको सहायताएं मिल रही हैं। कहीं पर भी हो, वो भी कम नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ पेयजल की हमको सहायता मिल रही है, 500 करोड़ 600 करोड़ फल उद्यान विभाग में हमको सहायता मिल रही है। अगर आप अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, सोलर प्लांट है हमारे लिए तो उदाहरण है। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आपने मासी में जाके सोलर प्लांट लगाया है, बिजली का सोलर प्लांट, वो भी नहीं बड़ी क्षेत्र को किराए में लिया है, जो जहां 24 घंटे तो नहीं 12 घंटे 12 तो नहीं 8 घंटे लगातार सूरज रहता है। वो साइड लेके जो पहाड़ बिल्कुल बेकार जैसा हो गया था, छोड़ा हुआ था, उनको रकम भी जा रही, किराया भी जा रहा, बिजली भी पैदा हो रही है। हर क्षेत्र में युवक जहां आना चाहे आगे, उसके लिए आज खुली छूट है कि वो आगे आ जाएं। होम स्टे में आज हम आगे बढ़ गए हैं, आप देख रहे हैं। अभी मैं नवरत्नों के बारे में बात कर रहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने जो नवरत्न कहे, मैंने एक छोटी लिस्ट बनाई थी। अब आप देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1,300 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण हो रहा है। 1,300 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड केदारनाथ दोनों जगह रोपवे से जाएंगे, जो बुजुर्ग नहीं जा सकते थे, रोपवे बनना है आजकल, आप देख लीजिए। ऐतिहासिक काम हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका किया है। और मैंने अभी आर्मी की तरफ से एक हमने कैफे बना दिया, बहुत अच्छा, जहां हमारा सिख धर्म के लोग जाते हैं। कहां के लिए जाते हैं? हेमकुंड साहब। उसके नीचे मैंने स्वयं उद्घाटन किया उसका, और पूना से किया। मैं पूना में था, बीआरओ ने बना रखा है, वहां पर एक इतना अच्छा कैफे बना दिया है कि आराम से बैठेंगे, अपना भोजन ब्रेकफास्ट सारी चीजें लेंगे। सारी चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर नए टूरिस्ट स्पॉट हमारे वहां पर बन रहे हैं। कुमाऊं के मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला हमारा मिशन जो चल रहा है, वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये राज्य बनने के बाद जो आपने पूछा क्या हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं। पूरे राज्य में होम स्टे अभी 4,000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हो गए हमारे। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट के आंकड़ों के साथ मैंने लिखा है, बाकायदा निकाला है मैंने, मैं बिना प्रूफ के बोलता नहीं। और 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास हो रहा है 16 जगहों पर। और मैं समझता हूं कि एक में यहां पर जो संजय वन हमारा 30 साल से बंद पड़ा है, उसके लिए लगा हूं। 20 लाख की पहली किस्त हमने उसमें दिलाई है, सफाई हो रही है। एक इस जिले के लिए, और दिल्ली से आने वाले जो नैनीताल या अन्य जगह जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन पर्यटकों का हम बना रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे, उसमें पुलिस की व्यवस्था भी होगी, और जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाता है उसका भी होगी, उसकी सारी चीज करेंगे। और उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर आपने देख ही लिया है, उसको लिया है हम, विषम परिस्थितियों में लाए हैं मुख्यमंत्री जी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है। एक बार अटक गया था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। हमारी सरकार की बात मानी, हम सब लोगों के आग्रह को माना, हमको एक इतना बड़ा सैटेलाइट सेंटर दे दिया है यहाँ पर। और टिहरी में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी डेवलपमेंट परियोजना हमारी बन रही है। टिहरी को डेवलप कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा डेस्टिनेशन बन रहा है, इतनी बड़ी झील बन गई है। वाटर स्पोर्ट्स से लेकर तरह तरह की चीजें, सी प्लेन जो कह रहे थे, उतरने की बात तक वहां आ रही है, कितनी बड़ी बात है। और ऋषिकेश हरिद्वार एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास करने की कवायद हमारी चालू हो गई है। योग की राजधानी हमारी ये हो, और चल रहा है वहां पर, जबरदस्त काम हमारा चल रहा है। और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन कभी सुना भी नहीं हुआ किसी ने कि पहाड़ को रेल चढ़ेगी। मोनो रेल का नाम जरूर सुना था, लेकिन टनकपुर से बागेश्वर, बागेश्वर से टनकपुर, लोगों को हल्द्वानी आने की जरूरत नहीं है। वहां वाले वहीं जाए, नहीं तो उनका सेंटर हल्द्वानी को पड़ता है, ऐसे यहां आ जाते हैं।
और कुछ क्षेत्रों का सेंटर रामनगर को आ जाता है। तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और वहां की जनसंख्या वहीं से चले जाएगी, यहाँ के लोगों की आवत जावत में और ज्यादा इजाफा होगा। आज टिकट नहीं मिला, आज ये रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये झंझट भी दूर हो जाएगा। यानी कि लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि हम पीछे गए हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अभी हमारे वहां पर नीम करोली महाराज का आश्रम है, आप सब जानते हैं। देश और दुनिया के लोग आज आ रहे हैं कैंची में। ईश्वर की कृपा से मैं उन्हीं के क्षेत्र में, भगवान ने मुझे भी सांसद बनाया है, आप ही का क्षेत्र है, तो वहां जाते हैं। तो अब इतनी भीड़ हो गई है, भोपाली से आगे निकल ही नहीं सकते। 15 जून को तो कतार लगती है, आपने देखा होगा। अब उसमें फ्लाईओवर बनाने की बात आ रही है पहाड़ में, कितनी बड़ी बात है। उसकी सर्वे हो गई है, टीम आ गई है, देखने वाले आ गए हैं, ऊपर ऊपर गाड़ी जाते रहेगी, नीचे नीचे भक्तों को जाने का मौका मिलेगा। और वहां पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। आजकल एक छोटी पार्किंग बनाई है, बड़ी पार्किंग बनाने की हमारी सरकार सोच रही है। तो विकास की गति बहुत तेजी से हमारी बढ़ रही है। कॉर्बेट आने वालों की संख्या बढ़ गई है, 4 धाम आने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले साल तो इतिहास हमने कायम किया है, ये उत्तराखंड बनने के बाद हुआ है, इतिहास कायम कर दिया। कहीं पर भी किसी भी चीज को देख लीजिएगा, हम आज आत्मनिर्भरता की ओर, हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है। जो देश में मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर होइए, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तब उसकी इज्जत होती है। आज संसार में तो भारत की वो इज्जत कर दी है मोदी जी ने, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और हमारे राज्य का भी आज स्तर काफी आगे बढ़ते जा रहा है। जो आपने कहा कि क्या फायदे हुए हैं, इतने फायदे हमारे पास हो गए। आज रोडवेज हमारी है, हमारे अपने बस अड्डे बन रहे हैं, चाहे यहाँ बनने हो, चाहे कहीं भी बनने हो। आप देख लीजिए, जगह जगह हमारे अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। हमारे जो पुराने संस्कृति और धार्मिक स्थल हैं, उनको हम उन्नत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। रोड, सड़क, बाईपास, केंद्र से उसकी अलग सहायता आ रही है। कहीं पर भी आप देखिए, फ्लाईओवर बनने हैं तो फ्लाईओवर बना रहे हैं जहां जैसे बनता है। अभी आप रुद्रपुर में देखिएगा, इतना जबरदस्त बना दिया है हमने रुद्रपुर में, वो भी रामपुर से बाहर बाहर निकल रहा है। जब भी किसी को उम्मीद नहीं थी यहाँ आएगा। मुझसे एक मेरे भाई कह रहे थे, शायद लक्की खरबंदा जी कह रहे थे, ईश्वर ने ऐसा कर दिया, कभी सोचा नहीं था। जहां आपने रोड डाली है, हमारी जमीनों के सोना उगल दिया है, क्योंकि उस जंगल में कभी बाईपास बन ही नहीं सकता था। उधर से गई तो कीमतें हाई चले गई और जमीनों की कीमत भी मिल रही है। आज आप देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछ गया है, कहीं भी देख लीजिए आप। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं हर चीज में, और संस्कृति को भी आगे ले जा रहे हैं, विज्ञान को भी आगे ले जा रहे हैं, हर चीज को आगे ले जा रहे हैं। जो मोदी जी का मार्गदर्शन है उस पर चल रहे हैं। मोदी जी एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम रहती है कि पर्वतीय क्षेत्र, इसमें ऊपर का साइड जो है, उन जिलों में हम लोगों की नियति में लिखा है कि आपदाएं आएंगी, संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी तैयारियां हम करते हैं। आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद, उस पर भी हमारी सरकार चाक चौबंद रहती है। जोशीमठ में अभी जो हुआ आप सब जानते हैं, धीरे 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 बचा हुआ है। पूरा तो अभी पूरी तरह से स्टडी जब उसकी आ जाएगी, उस स्टडी के बाद ही हम बात कर पाएंगे कि भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या कहा है। लेकिन वहां पर भी धीरे 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 सामान्य जीवन हो गया है। जितना जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मानव जीवन को हमारी सरकार ने बचाया। हमारे मुख्यमंत्री ने रात कैंप किया, मैं स्वयं था, मैंने खुद कैंप किया, पूरा आर्मी इलाके से लेकर नीचे से लेकर यहाँ तक सब जगह देखा, उस स्पॉट को देखते आए। मुख्यमंत्री खुद देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या हो रहा है। तो उत्तराखंड के साथ तो इतना स्नेह है, वैसे तो देश के हर भाग में है, लेकिन उत्तराखंड के साथ इतना स्नेह है। आज किसी ने सोचा था कि जो कैलाश मानसरोवर है वहां तक सड़क जाएगी? कितने लोग मर जाते थे, पहाड़ खिसकता था, दबे हुए हैं। आज प्रतिमा वेदी आज तक दबी है अपनी टीम के साथ। इतने ऊंचे पहाड़ चले गए कि पता भी नहीं लगेगा, न ढूंढे जा सकते हैं। आज सड़क जारी, ब्लैक टॉप और बीआरओ बना रहा है, कितनी बड़ी बात है। रोड ट्रांसपोर्ट भी उसमें बना रहा है तो बीआरओ को दे रहा है। डामरीकरण में एक दिन में काशीपुर से आप जाइए, रात को आप धारचूला रहिए, सुबह डुबकी लगा के जल्दी जाइए, दिन में लौट के रात को फिर काशीपुर आ जाइए। आपकी 2 दिन की यात्रा रह गई है गाड़ी से, जो 1 महीने चलती थी। देश के लोग आते थे, दुनिया के लोग आते थे।
तो चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं देश में, और उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तराखंड को बहुत जबरदस्त विकास की ओर ले जाने में मदद मिली है। विकास बढ़ रहा है। कुछ कमियां होती हैं, वो धीरे 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 हम ठीक करेंगे, हमको विश्वास है। अपने प्रदेश को भी हम देश की गति से आगे ले जाएंगे। मोदी जी का जो सपना है इस देवभूमि के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज एक स्वयं मेरा सर्वे है 2002 से मैं खुद पत्रकारिता में बड़े बड़े राष्ट्रीय जो अखबार थे उसमें कार्यरत रहा। कई सांसद देखे 2002 से लेकर आज 2023 में हम लोग वर्तमान में हैं। इतने ज्यादा जो आपके यहां पे भ्रमण हुए, जो जितने ज्यादा आपने लोगों के साथ जनसंपर्क किया, कितनी योजनाओं को यहां पे लोकसभा में आपने उठाया, आज तक के मेरे जो सर्वे है, मेरा स्वयं का जो सर्वे है, उसमें सर्वाधिक जो अपनी लोकसभा सीट में सांसद जिसने सबसे ज्यादा इस 21 वर्षों में जिस सांसद ने भ्रमण किया वो आप हैं। इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारी पब्लिक, अब उन लोगों को भी आपसे उम्मीदें, तो इसको कैसे आप कैसे देखते हैं? और आपने क्या सोचा था कि क्या आप इतना समय यहां भी देंगे और आप राज्य मंत्री भी हैं, कैसे किया आपने ये? और ये हमारा सर्वे जो आया है निकाल के, अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें भी बनी और जनसंपर्क भी आपने बहुत ज्यादा किया, कैसा देखते हैं सर इसको? देखिए, मैं पहले से ही जनता के बीच में, क्योंकि जनता जनार्दन है, हमारी आराध्य है, उनका एक एक वोट जो है वो आदमी को जनप्रतिनिधि बनाता है और उसको आगे भेजता है कि तुम हमारी एडवोकेसी करना। और वकील वही ठीक होता है जो अपने सब्जेक्ट की स्टडी करता है। हमारा सब्जेक्ट है जनता, जन की भावना। जैसे ही जनता की जो भावना होती, जनता जो चाहती है हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधि रहे, मेरी कोशिश है कि मैं अधिकतम समय अपने सरकारी कामों में दूं और अधिकतम समय एक अनुपात निकालूं, टाइम मैनेजमेंट करूं, देश में भी जाऊं और अधिकतम समय के एक हिस्से को मैं अपने क्षेत्र में दूं, ताकि सामंजस्य बना रहे। क्योंकि आप लोगों ने सांसद बनाया तो संसदीय कार्य है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को कि बेस्ट सांसद का मुझे एक सर्वे में 2 बार अवार्ड मिला है। वो सब उसका श्रेय आपको जाता है। और मैंने सर्वाधिक प्रश्न पहली बार सांसद बनने पर लगाए हैं, ऐसा भी मुझको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। और 0 आवर्स में जो तात्कालिक प्रश्नों को उठाते हैं उसमें भी एक से एक प्रश्न मुझे उठाने का मौका मिला है, वो भी मैंने उठाया है, उन पर कार्रवाई चल रही है। और इसी प्रकार से अब मैं जैसे मंत्रिमंडल में आ गया तो एकदम प्रश्न नहीं उठा सकता हूं। तो जो भी जहां पर भी मिनिस्टर हमारे जो है उनसे मिलना हो, प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, अपने क्षेत्र की बातों के लिए लगातार मिलता हूं। साथ में जैसे कोई अखबार में कोई बात निकल गई कि फलानी सड़क में गड्ढे थे, फलानी जगह ये हुआ, फलाना एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उसकी कतरन को काट के संज्ञान ले लेता हूँ और पूछता भी। जी, ये एक आदत में शुमार हो गया। ऐसे संस्कार हमको हमारी पार्टी ने दिए हैं। तो इसलिए एक टाइम मैनेजमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि जीवन छोटा सा है। अगर 100 रुपए से जीवन की तुलना करें तो आदमी नहीं पहुंचता 100 तक भी, 60, 70, 80, 55 ऐसे में चले जाता। कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन हर आदमी को अगर टाइम मैनेजमेंट करेगा, इतनी देर मुझे ये करना है, ये मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये मेरे पब्लिक से मिलने का टाइम है, ये देश में जाने का टाइम है, ये मेरी फाइलें पढ़ के उनका आदेश करने का टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट के बाद फिर ये काम हो जाते हैं। मोदी जी देखिए विदेश से आते हैं, जेटलैग के बाद लोगों को वहां पर एक दिन सोना पड़ता, कोई तो एक एक हफ्ता सो जाते हैं, तबीयत खराब होती है। मोदी जी आए, कैबिनेट में बैठे या कहीं उनका दौरा है, 1 मिनट नहीं बैठते हैं। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं जी। तो हम स्रोत से पावर भी लेते रहते हैं। और फिर ये सीट तो जहां सन 52 से लगातार एक से एक बड़े लोग यहाँ लड़े, और माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हैं, केसी पंजी हैं,
आप सब जानते ही हैं, इलापन जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, तो एक से एक डिग्नेटरी जितनी बड़ी हैं, जो जिनको मानते हैं लोग कि इतने बड़े लोग। कोश्यारी जी तो अभी राज्यपाल थे, अभी अभी आए हैं। तो उस सीट में मुझे सेवा करने का मौका मिला है, तो ये प्रेरणा स्रोत हैं सबके सब लोग लगातार और लगातार कुछ न कुछ करते रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ जो सिटकुल बना है, उत्तराखंड को जो औद्योगिक पैकेज मिला है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी वो बड़े अच्छे मित्र थे, और नारायण दत्त तिवारी जी ने जो अटल जी ने कहा सिटकुल बसाया। पन्नगर यूनिवर्सिटी की जमीन है, कम लोग जानते हैं, उस समय जमीन ली, वहां बसाया जगह जगह पर, हरिद्वार में, काशीपुर में, सेलाकुई में, नहीं वहां देहरादून में, सेलाकुई में, और आज उद्योग जहां भी है उनको मान्यता मिली, चाहे काशीपुर में हो, चाहे बाजपुर में हो, चाहे अन्य जगहों पर है। अब तो सितारगंज में भी सिटकुल हो गया है जी। तो ऐसे लोग, ऐसे समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों के बीच में मैं रहा और उनसे प्रेरणा ली, इसलिए मैं अपने लोगों की छोटे से छोटे दुख दर्द भी होते हैं वहां चले जाता हूँ। लोग कहते भी हैं आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, वैसे रह गए, अरे आप बदले नहीं। लेकिन एक नेचर हो गया तो आप क्या बदलेंगे, बचपन से नेचर हो गया, सीधे साधे बोलते हैं। फाइल स्टडी जिस समय करते हैं उस समय बदले मिलेंगे, आपसे क्षमा मांग लेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो देश का काम है, कोई भी चीज पढ़ के ही दस्तखत करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, तो हर जगह टाइम देना पड़ता है। इसमें ईश्वर ने मुझे आने जाने के लिए अभी तक शक्ति दी है, और प्रेरणा भी देते हैं कि बेटा जाते रहो, जाते रहो। जो चरैवती 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 का जो मंत्र हम लोगों को संस्कारों में मिला है, उसके आधार पर चलते रहता हूं। ये थे हमारे बीच नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट जी। हम रूबरू हुए कई प्रश्नों में, और बाकी जो आगामी सत्र है उसमें भी जो नैनीताल लोकसभा सीट में जो कार्य हुए हैं, हम इन चीजों को भी लेके आपके समक्ष आएंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।